गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब देखिए, इसमें मैं आपको वो अच्छी अच्छी चीज़ें मैं यहाँ नोट्स के रूप में यानी कि स्पेशली आपको समझा रहा हूँ जो पेपर के दृष्टिकोण से आपको मोस्ट है, यानी कि पेपर में आने लायक चीज़ें हैं, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपकी सोशल स्टडी यानी कि एसएसटी का चैप्टर 6, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट आप बोल सकते हो जिसको, केंद्रीय सरकार के बारे में इसमें कुछ जानकारी है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट क्या जो इलेक्ट करने की प्रोसेस क्या है, उनको चयनित करने की यानी निर्वाचन करने की प्रोसेस क्या है। देखिए, सुनते जाना पूरा वीडियो ढंग से देखना मस्ती से, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर अगर अपन गौर करें तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पहले यहाँ से कि जो आपसे पूछेगा वो आपसे पूछेगा क्या, उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ से पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति से। पहले इसकी हिंदी पढ़ो आप, हिंदी के बाद देखना इसके बारे में और क्या क्या दिया अपन को, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। देखिए, बात करें अपन अगर राष्ट्रपति की तो जिसको अपन इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 52 में ये उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात किस में लिखी गई है? आर्टिकल 52 में। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ यानी कि यूनियन की कार्यपालिकी यानी कि एग्जीक्यूटिव शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये ऐसा अपने संविधान में लिखा हुआ है। तथा इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं मतलब प्रेसिडेंट अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। या तो प्रेसिडेंट खुद करेगा या फिर करवाएगा। किससे करवाएगा? जो उसके साथ हैं, जो उसके नीचे हैं, उन कर्मचारियों से, जैसे प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी हो, उनसे करवा सकता है अपनी शक्तियों का यूज। ऐसा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद में भारत का महान्यायवादी होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, यानी कि जो वास्तव में रियल प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का जो अपना वास्तव में कार्यपालक होता है वो कौन होता है? हेड होता है, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। कैसी व्यवस्था को अपनाया गया है? ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें बात करें तो अपन, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। तो वैधानिक प्रधान यानी कि जो वास्तव जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो वो कौन है अपना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो तो हो गया प्रेसिडेंट। और दूसरा वास्तविक प्रधान, तो दूसरा वास्तविक प्रधान कौन हो गया? पीएम। इसलिए अपने देश में जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ नाम का होता है, काम का नहीं होता है। काम का कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ही होता है। प्रधानमंत्री भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान, राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है। भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटेन सम्राट जैसी होती है। क्लियर है? और इसके बारे में जानते हैं। इसके अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो इसके लिए क्या आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नांकित योग्यताएं निश्चित की गई हैं। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए ना, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष से ज़्यादा का होना चाहिए हो। ये मापदंड उसको पूरे करने ही चाहिए, उनकी क्राइटेरिया। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब उसके अंदर एक लोकसभा मेंबर बनने की सारी क्वालिटी एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब लोकसभा मेंबर के अंदर क्या आपको पता है कि वो 25 वर्ष का होना चाहिए। अच्छा, अंतर यहाँ आ जाएगा। लोकसभा में अगर आपको जाना है तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 25 ईयर्स। लेकिन अगर प्रेसिडेंट बनना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? 35। जो कुछ अलग हैं वो ऊपर लिख दी गई हैं, बाकी जो सेम है
लोकसभा मेंबर यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की और प्रेसिडेंट की, वो सभी अपनी बाकी हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ पद पर धारण किए हो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। यानी कि जो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बोले तो सरकारी नौकरी में है, किसमें, सरकारी नौकरी में, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अगर उसको प्रेसिडेंट बनना है तो सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। कहने का मतलब है अगर आपको चुनाव लड़ना है, पॉलिटिक्स में आना है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सरकारी जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो आप सरकारी नौकरी पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते। इस बात का ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रपति संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ध्यान रखो, जो प्रेसिडेंट होगा ना तो संसद का और ना ही राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट का, किसी भी स्टेट की विधानसभा का क्या नहीं होगा, वो मेंबर नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भारत का प्रेसिडेंट होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वो किसी भी पार्टी का मतलब मेंबर नहीं होता। जैसे ना तो भाजपा का होगा ना वो कांग्रेस का होगा, वो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखेगा। जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा तो, इससे पहले अगर वो किसी पार्टी में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे वो प्रेसिडेंट बनता है तो सारी पार्टियों से, कोई भी पार्टी हो उसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसी बात को अगर अपन देखें तो किस तरीके से पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखेंगे इसको अपन, हाँ। तो देखिए थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स ध्यान दो यहाँ पर अपना। तो यहाँ पर अपन बात करें तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, माने कि अप्रत्यक्ष रूप से इसको चुनते हैं अपन। द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट, ये वाला इलेक्शन, मतलब डायरेक्ट चुनाव नहीं होते, इसके लिए सीधी वोट नहीं डलती। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट को अपन किस प्रोसेस के तहत चुनते हैं, किस प्रोसेस से उसको इलेक्ट करते हैं। तो ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दिस सिस्टम इज एज फॉलो। अब ये सिस्टम कैसे चलता है अपना, इनडायरेक्ट इलेक्शन। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज विच कॉम्प्राइज, मतलब इसमें डायरेक्ट अपन जनता वोट नहीं करेगी। कौन वोट नहीं करेगी, जनता। इसमें कैसे वोट करेंगे, देखिए आपको पता चल जाएगा। इसमें विधानसभा से अपने विधायक वगैरह वो वोट करते हैं। आगे देखिए इसमें वोट करने वाले कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस द पार्लियामेंट। इसके लिए वोट करने वाले यानी कि लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, दोनों हाउस के मेंबर इसके लिए वोटिंग करेंगे। उन जो दोनों हाउस के मेंबर होते हैं उनमें भी लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको डायरेक्ट जनता चुनती है, और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती, उनको भी विधायक चुनते हैं। स्टेट असेंबली यानी कि जो स्टेट्स होते हैं, अपने राज्य होते हैं, उनके विधायक चुन करके भेजते हैं राज्यसभा मेंबर को। ध्यान रखना है, वो बात मैं आपको बोल रहा हूँ। लोकसभा को डायरेक्ट जनता चुनेगी, लोकसभा के मेंबर्स को। राज्यसभा के जितने मेंबर होंगे उनको जनता नहीं चुनेगी सीधे, उनको विधानसभा के जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, वो चुनते हैं राज्यसभा मेंबर को। अब लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर दोनों ही प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। क्लियर है। मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली एंड असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज एज पर 17th अमेंडमेंट ऑफ 1992, यानी कि 70वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 में, 1992 में, तो उसके अकॉर्डिंग मेंबर ऑफ असेंबलीज एंड असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने और जो अपने राज्य हैं, इन सभी के विधायक होते हैं, जो विधानसभा की जो विधानसभा क्षेत्रों से चुने हुए विधानसभा में आते हैं, अपने एमएलएज होते हैं, वो भी प्रेसिडेंट को चुनने में वोट करते हैं। तो प्रेसिडेंट को चुनने में वोट कौन करते हैं, ध्यान रखो, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, और मेंबर ऑफ या असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी वोट करते हैं एक प्रेसिडेंट को चुनने में। तो सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड ऑफ वोटिंग क्या है, ये सिंगल क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है, मैंने आगे इसको सेपरेट भी लिया है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबलीज ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज मतलब यूटी, ठीक है,
इलेक्ट, टेडी टेडीज निकल गया है भाई, हंस मत जाना ना, कभी कभी हो जाता है। इलेक्ट द प्रेसिडेंट थ्रू ए स्पेशल सिस्टम ऑफ वोटिंग विच इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वोटिंग टेक्स प्लेस थ्रू secret ballot and candidates have to ensure the minimum quota of votes to become the winner। द मिनिमम कोटा इज, अच्छा कोटा का एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर वोट करेंगे वो कैसे वोट करेंगे, यहाँ पर देख लो, वो करेंगे एक सीक्रेट बैलेट, यानी कि उनका वोट दिखाई नहीं देगा वो किसको डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, वो चुप जाएंगे, चुपचाप से वोट डाल देंगे, चुपचाप डाल के आएंगे, शोर और हल्ला गुल्ला नहीं मचाएंगे यहाँ पर कि किसको वोट डाल के आए यहाँ पर, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट के अपने कैंडिडेट्स होते हैं 2 3 4 5 जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो उनमें से वो सीक्रेट रूप से जाएंगे और वोट डाल के आ जाएंगे। तो इन वोट का एक कोटा है। अब कोटा का मतलब क्या है यहाँ पर समझो, जैसे अब विधानसभा जो मेंबर होंगे यानी कि एमएलए होंगे, तो एमएलए एक निश्चित क्षेत्र से आते हैं, वहाँ के जो एमएलए को जो चुनते हैं वो लोग कम होते हैं बजाय सांसदों के। यानी कि जब सांसदों को चुना जाता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब अपन मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा आपके सामने, जब हम एमपी को चुनते हैं यानी कि लोकसभा मेंबर को, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो लगभग 20 लाख के आसपास है ना, तो 20 लाख जनता चुनती है किसको, या 10 लाख मान लो आप, 10 लाख 20, एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है, बट हाँ एमएलए से बड़ा है। तो इस क्षेत्र से जैसे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आप मान सकते हो कि टोटल अपने कितने एमपी होते हैं, राज्य जाते हैं 25 एमपी होते हैं जो लोकसभा में जाते हैं ना। उसके बाद बात करें तो अपने राजस्थान विधानसभा में अपने कितने एमएलए बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने लगभग 200, ठीक है। अब 200 अपने एमएलए हो गए, अब 25 अपने 25 एमपी हो गए, तो आप समझ सकते हो ये छोटे क्षेत्रों से आते हैं, इनका एरिया कम हो जाता है, इनका एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो इनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कार्ड्स 100, मिनिमम कोटा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्शन, यानी कि इनके वोट की क्या होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी। इसी हिसाब से एक फॉर्मूला लगता है वहाँ पर, जिसके एमपी की वोट की वैल्यू ज़्यादा है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसकी वोट की वैल्यू कम है यहाँ पर। उसके बाद करते हैं एमपी ऑफ राज्यसभा, तो एमपी ऑफ राज्यसभा उसकी भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है वैल्यू। क्यों हो जाती है कि जो राज्यसभा का मेंबर होता है, अपने राजस्थान से टोटल मान लीजिए 10 जाते हैं, मान क्यों ले 10 ही जाते हैं, तो मान लो जब 10 सदस्य अपने राज्यसभा में जा रहे हैं तो 25 अपने लोकसभा में जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि 10 की वैल्यू ज़्यादा है, तो 10 का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा हो जाएगा ना, और 25 का थोड़ा उससे कम, और 200 का उससे भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं अपन कोटा फॉर्मूला, यानी कोटा सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करें एनालिसिस द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो थोड़ा बात करते हैं कि इनकी जो नॉर्मल कंडीशंस में कौन कौन सी पावर हैं। पहले मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ ताकि आपके अंदर थोड़ी सी चीज़ें अच्छी तरीके से आ जाएं। चलो भाई साहब अपन चलते हैं हिंदी की तरफ। अब इसकी हिंदी की तरफ अपन चलते हैं, तो देखिए तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन ऑफ प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया था उसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, इनके सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इंग्लिश में बता दिया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। ओके, बता दिया था। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संविधान संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्र और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे इसमें, ठीक है। यानी कि अभी मैंने केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी और उसके बारे में आपको बताया था। अब देखिए क्या है ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति, उसके थोड़ी देर पहले मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ। यहाँ पर न्यूनतम कोटा क्या होगा, दिए गए मतों का भेद, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, डिवाइड कर देंगे किससे, इसको 1000 से। ये फॉर्मूला थोड़ा आप याद रखना ना, कोटा का फॉर्मूला आपसे वहाँ पर पूछा जा सकता है, थोड़ा मोस्ट है पेपर के दृष्टिकोण से, 1 नंबर में या ऑप्शनल में आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट से संबंधित हम पढ़ रहे थे उनकी पावर के बारे में कि उनकी क्या क्या पावर्स हैं ना। तो पावर्स यहाँ पर ढूंढते हैं पहले अपन। तो देखिए
राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, पावर एंड फंक्शंस प्रेसिडेंट, समझिए इनको दो टाइप से अपन बांट सकते हैं। पहला तो बांट सकते हैं सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरा संकटकालीन शक्तियां। तो सामान्यकालीन शक्तियां क्या उनके पास वो समझिए। ये 5 टाइप से सामान्यकालीन शक्तियां देखेंगे अपन। कार्यपालिका तथा प्रशासनिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिकी शक्ति यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं अपने अधीनस्थ पद अधिकारियों द्वारा करेगा। यानी कि कंप्लीट शक्तियां हैं तो राष्ट्रपति में ही, लेकिन वो इनका प्रयोग करेंगे कैसे? उससे नीचे जो भी आएंगे प्राइम मिनिस्टर वगैरह जितने भी मंत्री होंगे वो उनको आदेश देकर उनका क्या करेंगे? निर्वहन करेंगे। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और समस्त प्रकार के निर्णय ही उसके नाम से माने जाएंगे। तो ध्यान रखना, जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। क्लियर है? महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व उनको हटाना, पदच्युति मतलब उनको हटाना। राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री। अब प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति नहीं चुनता, ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनता है? प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं लोकसभा मेंबर। यानी कि जितने भी लोकसभा मेंबर होते हैं वहाँ पर जो पार्टी बहुमत से आती है वही क्या चुन लेते हैं? अपने में से ही एक प्राइम मिनिस्टर चुन लेते हैं, उसको शपथ दिलाएंगे अपने राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री जिस जिसको मंत्री बनाएगा वो उनसे शपथ दिलवा देंगे, कौन? अपने राष्ट्रपति। अब यहाँ पर ऐसे बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ये इंपॉर्टेंट है। राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर भी कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट। उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, जितने भी अपने स्टेट्स के हाई कोर्ट होते हैं उनके जो जज होते हैं कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनको भी कौन चुनता है? अपना प्रेसिडेंट ही चुनता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और स्टेट्स के हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो अपने एक हो गया जो कंप्लीट दिल्ली में है, यानी कि सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही अपना लास्ट स्टेप जो जुडिशरी सिस्टम में अपना आएगा ना। तो जितने भी हाई कोर्ट होंगे स्टेट्स के, उनके भी जो जज होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनको भी राष्ट्रपति चुनेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, उसको भी कौन चुनेगा? राष्ट्रपति ही चुनेगा। महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन। महालेखा ये भी आपको आ जाएगा, ठीक है। सदस्य और विदेशों में राजदूत, यानी कि विदेशों में जो अपने राजदूत होते हैं, बोले तो उनको अपन बोलते हैं एम्बेसडर बोलते हैं जिनको अपन, है ना। जो अपने एम्बेसडर होते हैं विदेशों में, अपने फिल्मों में देखा होगा, उनको भी कौन चुनता है? राष्ट्रपति ही चुनता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके बारे में। शासन संचालन संबंधी शक्ति। इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है कौन? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अवैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि लीडरशिप करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास के लिए राजदूत यानी कि एम्बेसडर्स व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अपनी जितने भी विदेशों के साथ संधियां होती हैं, जो भी क्या होती है, डील होती है, कोई बिजनेस से संबंधित कुछ भी हो, वो सभी प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती हैं। सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा ढंग से देखना। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, ठीक है। तो अपना यहाँ पर कटप्पा भी कौन ही है, जैसे बाहुबली में कटप्पा था सेनापति, ऐसे ही अपनी इंडियन मिलिट्री जो भी हैं, तीन मिलिट्री ना अपनी, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ठीक है। आर्मी हो गई, नेवी हो गई, और क्या होगी अपनी उसमें एयरफोर्स हो गई, है ना। किंतु इस अधिकार का प्रयोग वे कानून के अनुसार ही कर सकता है, इसे भी ध्यान रखना। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्तियां केवल संसद को प्राप्त हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतिरक्षी सेवाओं, युद्ध, शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति
केवल और केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना ना तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब संसद, और संसद को चलाने वाला मेन कौन है? पीएम, यानी कि पीएम ही सर्वे सर्वा है। आप इस बात को ध्यान रखो। बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी पावर्स किसके पास हैं? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन प्रेसिडेंट इनका यूज कब करेगा? जब संसद बोलेगी। और संसद कब बोलेगी? जब प्राइम मिनिस्टर बोलेगा। प्राइम मिनिस्टर कब बोलेगा? प्राइम मिनिस्टर बोलेगा तो भाई बोलेगा, ये तो अपनी मर्जी से है ना। और प्राइम मिनिस्टर बोलेगा तो संसद बोलेगी। बस ऐसे ध्यान रखो आप। अब देखते हैं विधायी शक्तियां। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है। इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियां प्राप्त हैं। देखिए, विधायी क्षेत्र का प्रशासन। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। यानी कि वह संसद का सेशन बुलाता है। मैंने आपको समझाया भी था ये। संसद के सेशन कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट बुलाएगा। कितने महीने के अंदर? मैंने आपको बताया था 6 महीने के अंदर बुलाना पड़ेगा। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब तक ऐसा कितनी बार हो चुका है? 9 बार हो चुका है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जब दोनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसमें स्पीच कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। ठीक है। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। कितने सदस्य? 12। और ये हो गया अपने राज्यसभा में। लोकसभा हम बात करें तो अपने कितने आएंगे? 2। वहाँ देखिए आगे आपको मिल जाएगा। अब जो 12 सदस्य मनोनीत करेंगे, इनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। इस क्षेत्र में ये क्या होनी चाहिए? इनकी क्वालिटी होनी चाहिए। वह लोकसभा में भी कितने मेंबर? 2 एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय के बारे में मैंने आपको बता दिया, या तो मम्मी ब्रिटिश से हो या पापा ब्रिटिश से हो, इस तरह की संतानें जो होती हैं वो होती हैं एंग्लो इंडियन। क्लियर है। विधेयक पर विशेषाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। यानी कि दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में, जो भी कोई अपन बिल पास करते हैं उस पर लास्ट जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के साइन होते हैं तभी वो एक बिल यानी कि एक्ट बन के आता है। एक्ट बोले तो कानून। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ये देख लो आप, जिस समय संसद का अधिवेशन ना रहा हो, यानी कि सेशन ना रहा हो, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे मान लीजिए कोई इंपोर्टेंट, यानी कि जैसे कोरोना चल रहा है ना, कोरोना के बीच में भी अपन को क्या है कि कोई लॉ बनाना है, कोई नया कानून बनाना है। अब तो कोरोना के बीच में सेशन तो बुला नहीं सकते हम, लोकसभा राज्यसभा के नहीं बैठा नहीं सकते लोगों को, क्योंकि दूर दूर रखना है अभी। तो ऐसी कंडीशन में जब वहाँ से अपना इस तरह का कोई कानून दोनों सदनों से पास नहीं हो सकता, तो इस कंडीशन में अपन क्या लाते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? अध्यादेश। और वो देखो किस टाइप से होता है, ये 6 महीने तक वैलिड होता है। वैसे ये अध्यादेश संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि को पूर्व इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। अब अगर वो चाहें तो इनको पहले समाप्त कर दें, ना चाहें तो भाई चलने दो, फिर बढ़ाना पड़ेगा 6 महीने। 6 महीने ऐसे वैलिड होता है। अब वित्तीय शक्ति देख लीजिए राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद प्रारंभ में सदन के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। क्या करवाएगा? रखवाएगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। यानी कि धन विधेयक और अनुदान मांगे, यानी कि कुछ अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा कि कोई काम करना है, किसी मतलब पैसा चाहिए आपको, कुछ भी है, तो उसमें आपको प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी ही होगी। प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति। अब न्यायिक शक्तियाँ देख लीजिए। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वह उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित
नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान प्राप्त है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति को यहाँ तक भी अधिकार प्राप्त है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट किसी मुजरिम को यानी कि किसी क्रिमिनल को या कोई भी उसको फांसी की सज़ा सुना देता है, अपना कौन, सुप्रीम कोर्ट, तो भाई बच्चा लोगों उस फांसी की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार भी है प्रेसिडेंट के पास। ध्यान रखना, निर्भया केस में लास्ट प्रेसिडेंट के पास जो दोषी थे उनकी गुहार लगी थी, उन्होंने दया याचिका लगाई थी, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको ठुकरा दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो प्रेसिडेंट चाहे तो किसी की सज़ा को, मृत्युदंड को, चाहे तो उसे आजीवन मृत्यु कारावास में भी बदल सकता है। नेक्स्ट देखिए, संकटकालीन उद्घोषणा प्रभाव एवं व्यवहार में उपयोग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है आपके। तो संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान समय में संकट की कालीन प्रावधानों की निम्न स्थिति निम्न प्रकार है। तो देखो भाई कैसे कैसे। फर्स्ट, युद्ध, भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 352, ध्यान रखने इनकी शक्तियां चलेंगी इस तरीके से 352 356 और 360, 4 का गैप दे देना, आपकी अपनी इमरजेंसी पावर आ जाएंगी। सबसे पहले आएगा बाहरी आक्रमण, कोई हमला हो, वार से रिलेटेड, है ना, इंटरनेशनल मतलब। 56 कब आएगा, 356, आपको पता है सबसे पहले देश आता है अपना, है ना, देश बनेगा किससे, स्टेट से मिलकर के। तो 356 में आता है अपना स्टेट्स, और देश बन गया, स्टेट बन गए। अब सबको चलाने के लिए क्या चाहिए अपन को, रुपया, मनी, पैसा। तो लास्ट वाला अपना धन, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस तरीके से इनका सीरीज आप ध्यान रख सकते हो। तो मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है, यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है, यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। क्लियर है, संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन इसे तब तक लागू रखना चाहता है, रख सकता है। इनकी संसद की अगर इसमें क्या आ जाए, एक्सेप्टेबल इनकी उनकी स्वीकृति आ जाए, परमिशन आ जाए, तो जब तक संसद रखना चाहे इसको रख सकता है। 44 में संविधान संशोधन, यानी कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था इस प्रकार है। अब इस प्रकार का आपातकालीन युद्ध, भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। पहले क्या था कि अगर देश के अंदर कुछ माहौल खराब है तो आप इसको लगा दीजिए, इसको लगाया जाता था पहले ना। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी याद करो आप, नहीं तो मैं बताऊंगा कभी बाद में आपको। उसके बाद बात करते हैं अपन, अब इसमें फिक्स है, अगर बाहर की कोई दिक्कत हो तो ही आप इसे लगा सकते हो। सेकंड देखो, राष्ट्रपति द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। अगर मंत्रिमंडल यानी कि एग्जीक्यूटिव इस बारे में लिखित रूप में पर अनुमति नहीं देता किसको, प्रेसिडेंट को, तो इमरजेंसी नहीं लग सकती। थर्ड देखिए, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, पृथक पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। 2/3, अब आप समझ सकते हो 2/3 का मतलब क्या है, खूब जानते होंगे आप, मैं इनका पहले भी समझा चुका हूँ। टोटल पार्ट 3 है, उसका कितना, 3। अगर 3 लोग बैठे हैं तो उसमें से 2 लोगों की क्या होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, तभी कर सकते हो आप ऐसा। मतदान में भाग लेने वाले सदस्य के 2/3 से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। 6 माह बाद फिर से स्वीकृति लो। चतुर्थ, फोर्थ की बात करें तो लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। इस तरीके से समाप्त होगा वो। अब बात करते हैं अपन इसका इंग्लिश में, सॉरी पहले अपन नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। 356
राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। देखिए आगे ना अपने स्टेट, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अपना आएगा इंटरनेशनल कंट्री, बाहरी युद्ध के डर हो तो वार से रिलेटेड, यानी कि 352। और 356 की बात करें तो ये आ जाएगा अपना स्टेट से रिलेटेड, यानी कि राज्य। ठीक है, अब राज्य में अगर मान लीजिए कोई सरकार काम करने से विफल हो रही है, वो काम नहीं कर पा रही है, या फिर आप मान लीजिए कि किसी सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो वहाँ पर क्या लागू कर देते हैं, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल ही उस स्टेट का क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है। फिर राज्यपाल करेगा वहाँ पर जो भी कोई काम करेगा, गवर्नर करेगा। क्लियर है, यही चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। मैं इसको आपको जल्दी जल्दी पढ़ के सुना देता हूँ। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो उस राज्य के लिए संकटकालीन की घोषणा कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक अवधि के लिए लागू नहीं रह सकती, यानी कि 2 माह के लिए आप बिना अनुमति के इसको लगा सकते हो। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पर पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, धारा 370 के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में यही राष्ट्रपति शासन लागू है। क्लियर है। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा, ना कि मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है वो है 3 साल। 3 साल तक आप इसको रख सकते हो, इसके बाद नहीं। अब बात आती है वित्तीय संकट, वित्तीय यानी कि रुपया, पैसा, धन। ठीक है, फाइनेंशियल। 360 आपका आ गया, तो ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 352, 356, 360। 52 की बात करें तो कंट्री वार से रिलेटेड, 56 56 की बात करूँ तो स्टेट से रिलेटेड, और फिर 360 360 की बात करूँ तो किससे रिलेटेड आ जाएगी बात, धन, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वह वही अवधि निर्धारित करेगा जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए थी। तो सब कंप्लीट वही होगा, 2 माह तक लगाएगा, उसके बाद अनुमति जरूरी है, सारा सिस्टम वही है। तो ये थे अपने राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के बारे में अपन आगे चलते हैं, तो थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या इनके बारे में बता रहे हैं आपको हम, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा वो देख लीजिएगा आप। देखिए, एनालिसिस द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जो मैंने आपको पहले बताया था, कंप्लीट में आपको पहले बता चुका हूँ। आर्टिकल 53 सेज दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन आर विद द प्रेसिडेंट एंड ही विल यूज देम हिमसेल्फ और थ्रू हिज सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स, यानी कि या तो खुद यूज करेगा या फिर अपने अंडर काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों से करेगा। सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स मतलब वही है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार दस ऑल वर्क्स गवर्नमेंट आर डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सारे काम में प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाते हैं। अब आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा ये। ऑल डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट आर कंसिडर्ड एज प्रेसिडेंट डिसीजंस, सारे जितने भी डिसीजंस होंगे गवर्नमेंट के वो किसके नाम पर चलेंगे, प्रेसिडेंट के नाम पर ही चलेंगे। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स, देखो किन किन को ये चुनेंगे और किन किन को हटा सकते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मैनी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ इंडियन यूनियन, जैसे मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो मिनिस्टर्स की भी नियुक्ति कौन करेंगे, अपने प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। ओके। गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट्स के जितने भी गवर्नर होंगे, गवर्नर्स होंगे अपने, उनको भी कौन नियुक्त करेंगे, यही करेंगे। चीफ जस्टिस, मैंने आपको बताया था, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी उनको ही करेंगे। एंड ये आ गया अपना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये आगे नियंत्रक और महालेखा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जो यूपीएससी आपको आईएएस बनाती है, उसके चेयरमैन को भी यही नियुक्त करते हैं। एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पावर एंड रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव मेक वेरियस रूल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ही मेक्स द रूल्स रिलेटेड टू जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट and powers and controller, auditor general, he allotted the department among members of the council of members, यानी कि जितने भी मंत्री वगैरह हैं, यानी कि ऊपर वाला जो अपॉइंटमेंट एंड ये
अपन ने पढ़ा है। सेकंड नंबर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, इनके डिपार्टमेंट के बारे में नीचे दिया गया है। फोर्थ, पावर इन फॉरेन अफेयर्स, विदेश में क्या पावर है इनकी। बाय वर्चुअल ऑफ बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ, वैदेशिक शक्तियां मैंने आपको जो बताया था। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव द कंट्री इन फॉरेन कंट्रीज, प्रेसिडेंट के नाम से ही हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे देशों में, ठीक है। ही अपॉइंट्स एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स वही बनाते हैं। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स और फॉर द इंडियन एम्बेसीज in foreign countries. He accept the credential of ambassadors and diplomatic representatives from the other countries. Treaties and agreements with other countries are done in the name of the president. यानी जितनी भी अपनी ट्रेटरीज यानी कि संधियाँ होंगी विदेशी लोगों के साथ, जितने भी बिजनेस व्यापार से संबंधित जो भी एग्रीमेंट होगा वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होगा। पावर एंड मिलिट्री अफेयर्स, द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, ठीक है, सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्स का, बट ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट ओनली अकॉर्डिंग टू द लॉ, किसके अनुसार यूज कर सकता है, लॉ के अकॉर्डिंग। ओनली द पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज रिकॉर्डिंग डिफेंस सर्विस, और लॉ केवल कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। वार एंड पीस, हैंस द प्रेसिडेंट कैन नाइदर अनाउंस ए वार नॉर यूनिट यूटिलाइज द मिलिट्री विदाउट द एसेंशियल ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति युद्ध, शांति, इन सभी की घोषणा जो पार्लियामेंट है उसके बिना नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट की जो परमिशन है वो उसको चाहिए ही चाहिए। क्लियर है भाई। तो ये अभी वो हैं अपनी जो इमरजेंसी पावर थी प्रेसिडेंट की, मैंने आपको बताया था 356 किससे रिलेटेड आएगी अपनी, इमरजेंसी इन केस ऑफ फेलियर कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इन स्टेट्स अनाउंसमेंट, यानी कि अगर स्टेट्स की गवर्नमेंट नहीं चल रही है तो उसके लिए जितनी भी पावर यहाँ पर हैं वो अब 356 के अकॉर्डिंग यहाँ पर घोषणा करेगा कौन, प्रेसिडेंट। अब आप इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, मैंने आपको हिंदी में बहुत अच्छा समझा दिया था, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं उसको। अनाउंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे स्पेशल पर्टिकुलर 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अगर ये बड़ा क्वेश्चन आपसे आएगा तो कंप्लीट भी पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 360 सेज दैट द प्रेसिडेंट कैन अनाउंस फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही कन्विंस्ड दैट सिचुएशन हैज बिकम so grim that it presents a danger to financial stability or credibility of India same periods has been fixed for this emergency। उसी समय राष्ट्रपति इस इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, किसके तहत, आर्टिकल 360 के तहत, which has been fixed for the first type of emergency। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, मैं आपको लोकसभा वगैरह पहले मैं पढ़ा भी चुका था। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, राष्ट्रपति से रिलेटेड ही अपना, हाँ ये उसको हटाने की जो प्रोसेस है ये सिंगल ट्रांसफरेबल में, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वैसे भी सिंगल 2 नंबर में आपसे पूछे तो ये लिखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबलीज ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट द प्रेसिडेंट through a special system of voting which is called single transferable method, यानी कि वोटिंग सिस्टम आप ऐसे बोल सकते हो। इम्पीचमेंट मोशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो आप। मैं पहले आपको हिंदी बताता हूँ इसकी, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछा भी जा सकता है। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूँ तो भाई इधर आओ आप, फर्स्ट में ही था अपना ये कि अपन राष्ट्रपति को बना देंगे, लेकिन मान लो कि राष्ट्रपति थोड़ा खराब निकल जाए तो हटाएंगे कैसे, है ना। हटाने की प्रोसेस देखिए। अब भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। कितने वर्ष है, 5 वर्ष। किंतु भारतीय, अच्छा मैं बात करूं यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो कमेंट में बताना मुझे, है ना, कितना होता है, कमेंट करके बताना। किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अच्छा एक और बताना आप, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति का ही है, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों अलग अलग हैं, आपके बताने ही भी आपको। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 मोस्ट है, ध्यान रखना, के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार, यानी कि महाभियोग जिसको अपन बोलते हैं इम्पीचमेंट इंग्लिश में, मैं इसी पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद,
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत, पदच्युत मतलब पद से अलग, बात करूं समास की, पदच्युत पद से अलग, तो इसमें हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। ध्यान रखना, इसको भी आप पूछा जा सकता है पेपर में। उस पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है, यानी कि लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या का 1/4, यानी कि जितने भी मेंबर हैं, यानी कि मान लीजिए अपने पास मेंबर कितने हैं टोटल, मैं आपको बताता हूँ कि 16 मेंबर हैं आपके पास, ठीक है, तो उसका 1/4 यानी कि 4 मेंबर, 4 मेंबर ही काफ़ी हैं प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। सदस्यों के हस्ताक्षर होने के आवश्यक हैं। सदन में प्रस्ताव होने के बाद 14 दिन बाद महाभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा, यानी कि इम्पीचमेंट लगाने के बाद 14 दिन तक उस पर विचार करेंगे। यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए। अब सुनो, इतने लोग हैं जो साइन करके देंगे कि हमें राष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है। पहले मैं आपको एक आसान शब्दों में समझाता हूँ। 16 के यानी कि 16 में से 4 लोग अगर साइन कर दें कि हमें राष्ट्रपति को हटाना है, तो वो उसको क्या करेंगे, अमल करेंगे उस पर। इसके बाद 2/3, अब इसका 2/3 कितना आ जाए, 2/3, यानी कि 16 इंटू 2/3 कर दीजिए आप, तो 16 2 जा 32 को डिवाइड करेंगे आप, तो लगभग मान लीजिए अपना आ जाएगा 10 के आसपास। कितना आ जाएगा, 10 के आसपास। तो 16 में से 10 लोग या 10-11 लोग अगर उस पर साइन कर देते हैं कि हाँ भाई हम इससे सहमत हैं कि इसको हटाना चाहिए, तो हट जाएगा। फिर से सुन लीजिए, महाभियोग को लाने के लिए 1/4 चाहिए मेंबर्स, और हटाने के लिए उसको कंप्लीट अगर हटाना है तो 2/3 मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए। तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेजा जाएगा। दूसरा सदन इस अभियोग की या तो स्वयं जांच करेगा, इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा, या कमेटी गठित कर देंगे। मान लीजिए ऐसा लोकसभा में कर दिया, फिर वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। दोनों सदनों से वो पारित होना चाहिए, पास होना चाहिए। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि के राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। समझो, फिर से मैं आपको आसान शब्दों में इसको समझाता हूँ। अब यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको समझाया था कि 1/4 साइन करके देंगे। उसी सदन के 2/3 अगर सेटिस्फाइड है कि भाई हमें हटाना है, तो फिर ये जाएगा दूसरे सदन में। दूसरे सदन के फिर से 2/3 लोग मान गए कि हाँ यार हटा दो इसको, तो उसी दिन से राष्ट्रपति हट जाएगा, ठीक है। इम्पीचमेंट मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, इंग्लिश में वही चीज़ें इंग्लिश में देख लो। द टेनर ऑफ यानी कि कार्यकाल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ 5 years। कितना होता है, 5 साल का होता है। बट आर्टिकल 61 of the constitution says that in case of violation of the constitution, यानी कि संविधान का उल्लंघन होने पर द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं, किससे, इम्पीचमेंट से। ईच मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू ब्रिंग इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, यानी कि दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने का अधिकार है। सिग्नेचर ऑफ एट लीस्ट 1/4 मेंबर्स, 1/5 मेंबर, यानी मैंने यहाँ समझाया आपको, ऑफ द हाउस नेसेसरी टू मूव द इम्पीचमेंट मोशन, यानी कि इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर जरूरी हैं। बाकी की चीज़ें अगर आप लिखना चाहो तो उसके बाद उस पर क्या होगा, डिस्कशन होगा। डिस्कशन के बाद 2/3 जो मेंबर हैं वो अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके बाद इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इसको भेज देंगे अपन दूसरे सदन में, ठीक है। वहाँ पर भी इस पर डिस्कस होगा। उसके बाद सारी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थी अपनी आज की क्लास। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ किसके बारे में, ये लोकसभा के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पर रिवीजन कर लीजिए। ओरिजिनली द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा वाज फिक्स्ड 500, but it has been increased from time to time. It has been decided through the Goa, Daman and Diu Act 19
87 एक्ट दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कैन बी 552। लेकिन प्रेजेंट में वास्तव में, अच्छा ये कहाँ कहाँ से कितने आते हैं, अपने संविधान में 552 का उल्लेख है, लेकिन आते कैसे कैसे 530 मेंबर आते हैं अपने कहाँ से, यानी कि स्टेट से, और 20 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, इस प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। ओ सॉरी मैं लोकसभा के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से, और इसमें 2 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर से बता देता हूँ, इसमें 530 आएंगे अपने स्टेट से, 20 आएंगे यूनियन टेरिटरी से, उसके बाद 2 मेंबर कहाँ से आएंगे, अपने राष्ट्रपति के द्वारा आएंगे, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन एक्चुअल में जो नंबर है अभी वो कितना है अपना 545। वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में, 545। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये संविधान में उल्लेखित है लेकिन हैं इतने। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। अगर लोकसभा सदस्य आपको बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है अपना, द पर्सन शुड बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जो पर्सन है वो कहाँ का होना चाहिए अपना, वो होना चाहिए अपना भारत का। हिज एंड हर एज, लड़का हो या लड़की, यानी कि औरत हो या पुरुष, जो भी हो, आदमी हो, एज शुड बी 25 ईयर्स या ज़्यादा होनी चाहिए इससे। द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी पोस्ट, यानी कि गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ना सेंटर में ना स्टेट गवर्नमेंट में। द पर्सन हैज़ नॉट बी डिक्लेयर्ड ए ल्यूनेटिक बाय द कोर्ट एंड इज नॉट बैंकरप्ट, यानी कि या तो वो पागल ना हो या फिर वो क्या ना हो, दिवालिया घोषित ना हो। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया। दिवालिया क्या होता है, जिसका सब कुछ लुट गया हो, है ही नहीं कुछ उसके पास, इस तरीके से बैंक के कर्जे हैं उसके पास। जैसे अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं तो विजय माल्या को समझ लीजिए आप, है ना। तो विजय माल्या अभी दिवालिया घोषित कर रखा है, उसके पास बैंकरप्ट है वो। ठीक है, राज्यसभा की बात करें, द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन बी 250, लेकिन वास्तव में कितने हैं, 245। इसको भी ध्यान रखना। इन प्रेजेंट ओनली 245, आउट ऑफ देम 12 मेंबर्स, यानी कि 12 सदस्य वहाँ पर कौन इलेक्ट करेगा, यहाँ पर इलेक्ट करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, फॉर द नॉमिनेशन 12 सदस्य। पीपल आर सेलेक्ट फ्रॉम द फील्ड्स, जिन लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा वो कहाँ से आएंगे, आर्ट्स से आएंगे, लिटरेचर से आएंगे, साइंस से आएंगे, सोशल सर्विस से आएंगे और स्पोर्ट्स से आएंगे। अपने कहाँ से आएंगे, स्पोर्ट्स से। सचिन और मैंने आपको बताया था, सचिन और रेखा यहीं पर आए थे आर्ट एंड स्पोर्ट्स से। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स रिप्रेजेंट द यूनिट्स ऑफ द यूनियन, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से। दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, उन्हें लोग चुनते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। दीज मेंबर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ डिफरेंट। हाँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो लोग हैं ये चुनने वाले कौन से लोग हैं, ये हैं अपने MLAs, लेजिस्लेटिव मेंबर्स, एंड यूनियन टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये था अपना राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, रिवीजन में आपको ये भी करा चुका हूँ और ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। तो आई थिंक मैं आपको बहुत सारा आज करा चुका हूँ। पेपर के दृष्टिकोण से यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बड़ा मिलेगा, पक्का मिलेगा, तो इसको ढंग से पढ़ना। थैंक यू, धन्यवाद।